वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। स्वागत है सर आज की क्लास में आप सभी लोगों का। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की वैकेंसी अभी हाल ही में आई है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई है और इसके नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं। बच्चों ने तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के रिगार्डिंग जो सिलेबस आया है, उस सिलेबस में जीके वाला जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आज मैं एक सेपरेट सब्जेक्ट पर आपको कुछ और नई बात बताने जा रहा हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि अपने सिलेबस में करंट अप्लाइड दिया है, मतलब हमारी डेली लाइफ में होने वाले जो करेंट्स हैं उन्हीं को ट्रेडिशनल पोर्शन से लिंक करके अपने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इस नई श्रृंखला में इंडियन इकोनॉमी से किस तरह के क्वेश्चंस, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी से। तो सबसे पहले दो टॉपिक जो है वो काफ़ी हाईलाइट है, जिनको हमने जानना है, जो अभी हमारी इकोनॉमी में बहुत दिनों से चल रहे हैं। जैसे एक तो सबसे पहला है, वो है आप देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जिसको हम बोलते हैं, जिसमें रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर, ये क्योंकि कोविड के दौरान आरबीआई ने इस रेट को और कम कर दिया। अब ये है क्या, तो आपसे एग्जाम में वन वर्ड्स में पूछ लेगा कि एसएलआर क्या होता है, या फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर सीआरआर क्या होता है ये पूछ लेगा। तो ऐसे कुछ जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के रिगार्डिंग हम समझेंगे, क्योंकि अभी करंट में हाईलाइटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमोनेटाइजेशन और रिसेशन, मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति क्या है, विमुद्रीकरण क्या है, ये टॉपिक। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बैंकिंग डेवलपमेंट। आपको मालूम है कि अभी हाल ही में कई सारे बैंकों का मर्जर हुआ है एक साथ एक दूसरे बैंकों में। तो आइए आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पर, जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, अब मौद्रिक नीति की हम बात करने वाले हैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है। तो इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में हम पढ़ते क्या है जी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीजों को पढ़ा जाता है। एक तो होता है कंट्रोल, मतलब नियंत्रण। ठीक है, किसका नियंत्रण जी, तो मनी का नियंत्रण, क्योंकि अगर मार्केट में मनी की फ्लोटिंग अधिक हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है, और कम हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। और दूसरा कि जब हम नियंत्रण करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर कुछ उसके इफेक्ट होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इस कंट्रोल और आप देखेंगे इफेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर हम कंट्रोल अर्थात नियंत्रण की बात करें कि आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, और फिर जब कंट्रोल करती है तो उसके इफेक्ट्स हमें अपनी इकोनॉमी पर किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है बॉस इसमें वो है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट। दूसरा है बॉस रेपो रेट। काफी बार आपने सुना होगा इन सभी टर्म्स के बारे में, लेकिन आज आप इनको समझेंगे। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, उसके बाद है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद है कैश
रिजर्व रेशियो, ये इनके थ्रू तो आरबीआई कंट्रोल करती है। इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं जी? तो ये होते हैं इन्फ्लेशन, उसके बाद है डिफ्लेशन, ठीक है, उसके बाद है डीवैल्यूएशन, ठीक है, और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, ये वो पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये बात कि कंट्रोल कैसे करती है आरबीआई मार्केट में मनी की फ्लोटिंग। आइए अब इसको स्टार्ट से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या करती है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का मतलब मौद्रिक का संबंध है मनी से, मुद्रा से। तो अगर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में रुपये का प्रवाह, धन का प्रवाह ज्यादा हो जाए तो क्या होगा जी? उस कंडीशन में क्या होगा? पैसा ज्यादा आने से पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, जिसको हम सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं जी? इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई। ठीक है, तो ये भी कंडीशन ठीक नहीं है। तब अगर पैसा बिल्कुल कम हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? रुपये की कीमत बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत कम हो जाती है। ये भी कंडीशन ठीक नहीं है। इससे उद्योगपतियों को नुकसान होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उत्पादक हैं, उनको नुकसान होगा। तो इन दोनों ही सिचुएशन में इट मींस कि न ज्यादा पैसा हो न कम पैसा हो, इन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मौद्रिक नीति बनाती है और हर 3 महीने 6 महीने पर इन रेट्स को रिवाइज करती रहती है ताकि पैसे का प्रवाह प्रॉपर हो, बराबर हो, न ज्यादा हो न कम हो। ठीक है, तो मौद्रिक नीति में क्या करती है आरबीआई? मनी की फ्लोटिंग को कंट्रोल करती है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाती है। अब कैसे कंट्रोल करती है, इस बात को हमने समझना है। तो आइए, कंट्रोल के जो पैरामीटर्स हैं वो है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर। तो आइए हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक रेट के बारे में बॉस, कि बैंक रेट क्या होता है। मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। देखिए, ये बैंक रेट की हम बात कर रहे हैं। अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं बैंक दर। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो आप जानते हैं कि बैंक जो है वो बढ़िया की तरह काम करती है बॉस। मतलब उसका अपना कुछ भी नहीं है, वो या तो हमसे लेती है या आरबीआई से लेती है। क्या? पैसा। तो ये कहता है बैंक रेट कि आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब दीर्घ काल के लिए इन बैंकों को लोन देती है, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। इट मींस आप जानते हैं कि बैंक 2 कंडीशंस पर काम करती है। पहला है डिपॉजिट, मतलब जमा, और दूसरा लोन, ऋण देने। तो जमा करती है हमारा पैसा और वही पैसा हमारी जरूरतों पर हमें लोन देती है और हमसे बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट लेती है। तो उस बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट से क्या होता है? तो बैंक ने जो डिपॉजिट रखा है उस पर इंटरेस्ट देती है कस्टमर्स को, और जो उससे एक्स्ट्रा मिलता है उससे बैंक अपना खर्चा चलाती है। तो मान लीजिए किसी बैंक के पास इतना पैसा नहीं हो कि वो अपना खुद से अपना बिजनेस रन कर सके, तो उस कंडीशन में वो आरबीआई से पैसा लेती है। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर दीर्घ काल के लिए, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लोन देती है, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। क्लियर हुआ? चलिए, दूसरा है बॉस रेपो रेट। रेपो रेट, इसको हिंदी में भी हम रेपो दर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है जी? तो यहां भी वही सिस्टम है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे आप देखेंगे यहां पर बैंक आरबीआई से यहां पर भी लोन लेती है, लेकिन अंतर क्या है जी? तो अंतर यह है कि यहां भी एक इंटरेस्ट रेट होता है
जो आरबीआई इनको देती है पैसा, लेकिन ये होता है बॉस शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब लघु काल के लिए, एक छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कम समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन देता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, मतलब बैंक अपनी अल्पकालिक छोटे समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से लोन लेती है उसको हम बोलते हैं रेपो दर। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बॉस रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, इसको हिंदी में भी हम बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। इसका कोई हिंदी नहीं मतलब हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है बॉस। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो आपने देखा, अभी हमने रेपो रेट समझा कि आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को लोन देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। अब इसमें वर्ड जुड़ गया बॉस रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है जी? रिवर्स का मतलब क्या है? उल्टा, वापस करना। अब यहां क्या है जी? तो आप देखेंगे कि बैंक और यहां पर देखेंगे आरबीआई। अब यहां पहले तो आरबीआई दे रही थी बैंकों को, अब आरबीआई बैंकों से कह रही है कि तुम हमें पैसा दो और हमें पैसा दो, हमारे पास डिपॉजिट करो, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। मतलब बैंकों को जो पैसा दे रही थी अब वो बैंकों से रिवर्स ले रही है। ठीक है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर आप देखेंगे ये बैंकों से लोन लेती है आरबीआई उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब अब ये बैंक दे रहे हैं यहां इसको पैसा और आरबीआई देगी इनको इंटरेस्ट, बैंकों को जो पैसा ये जमा करेंगे। क्लियर? तो रिवर्स कर लिया। अब ऐसा क्यों होता है बॉस? तो जब भी मार्केट में एक्सेसिव मनी की फ्लोटिंग हो जाती है, अत्यधिक मुद्रा का प्रवाह हो जाता है, तो उस कंडीशन में आरबीआई बैंकों से पैसा रिवर्स लेती है ताकि मार्केट में जो एक्सेसिव मनी है वो रिवर्स हो जाए। कैसे रिवर्स होगा? तो बैंकों को आरबीआई लालच देगी कि तुम हमारे पास जमा करो, हम तुम्हें बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पर देंगे। अब बैंकों के पास पैसा कहां से? तो बैंक मार्केट से पैसा उठाएंगे। तो मार्केट में आप देखेंगे ये अपने रेट्स रिवाइज करेंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, रेकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, इनमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो लोग कहेंगे यार इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए ब्याज दर पर लोन मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, एक काम करो जो पैसा रखा हुआ है उसको जमा करो। तो लोग फटाफट बैंक में जमा कराएंगे और बैंक वो पैसा आरबीआई में जमा करेगी। तो रिवर्स हो गया, ये रिवर्स रेपो रेट होता है। नेक्स्ट अगला बॉस एसएलआर। मैंने अभी आपको उसका फुल फॉर्म लिखा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एग्जाम में पूछा है ये क्या है एसएलआर जी? तो आप देखेंगे बैंक जो है वो अपने बैंक टोटल डिपॉजिट का, ठीक है, बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है उस टोटल डिपॉजिट का मतलब कुल जमा का एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित प्रतिशत गोल्ड, सोना और फॉरेन करेंसी मतलब विदेशी मुद्रा के रूप में आप देखेंगे जमा रखती है अपने पास। बैंक डिपॉजिट अपने पास रखती है टोटल डिपॉजिट का इन दो फॉर्म में। ऐसा क्यों जी? तो मान लीजिए बैंक में आपने डिपॉजिट किया पैसा और किसी को पैसा अगर निकालना पड़े अपनी जरूरत पर, तो क्या बैंक ये कहेगी कि भाई हमने सब लोन पे दे दिया, रुको आता है तो देंगे? लोग धोएंगे उसको पकड़ के। तो मान लीजिए कभी अगर लिक्विडिटी की जरूरत पड़े तो बैंक इन दोनों को लिक्विड फॉर्म में करके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है। ठीक है, तो एसएलआर में क्या करती है बैंक? अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट अपने पास गोल्ड और फॉरेन करेंसी, सोना और विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास जमा रखती है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं एसएलआर। तीसरा है बॉस सीआरआर, इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है जी? तो मैंने क्या कहा अभी आपको? तो मैंने कहा कि टोटल डिपॉजिट जो है किसका? बैंक का। तो बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट, एक निश्चित प्रतिशत किसके पास? आरबीआई के पास जमा करती है बॉस। आरबीआई के पास जमा रखती है।
ठीक है, आरबीआई के पास जमा रखती है। मतलब बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखती है। ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए कि मान लीजिए अगर बैंक दिवालिया हो गई, कंगाल हो गई, बर्बाद हो गई, तो उस कंडीशन में बैंक की साख को बनाए रखने के लिए ये जो पैसा आरबीआई ने रखा है उस बैंक का, वो दे के और कहता है कि लो अब अपना काम शुरू करो ईमानदारी से और बैंक को आगे बढ़ाओ। तो आपको बस इसके पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि एसएलआर और सीआरआर में डिपॉजिट किसके पास रखता है, यही एग्जाम में पूछेगा या फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्योंकि अभी 2 सालों से और अभी भी यह हाईलाइट चल रहा है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुई मेरी बात? तो इन सारी बातों को जो मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने, इनको करंट से जो अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको रिलेट करके मैंने आपको बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मजेदार क्लासेस लेते रहें और जो भी करंट अप्लाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो एग्जाम में पूछेगा, तो उसके लिए आप निम्बस लर्निंग पर ये वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन करें। जल्दी ही आपसे मिलेंगे कुछ और नई अच्छी चीजों के साथ, और इन कॉन्सेप्ट्स को और भी बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल देके बताऊंगा मैं, जिससे आपको इतने टफ से टफ वर्ड भी इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नए जोश और जुनून के साथ एक नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.